बताओ कितनों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लिया, कर लिया, हाथ उठाओ। हाँ लेकिन देखा है, देखा है, नहीं देखा ना, सही से बताना। नहीं देखा। हाँ हाँ, मतलब क्या 5 मिनट का एक आध शॉर्ट आउट देख लिया, रील रील देखा क्या? हाँ अच्छा, देखा है। अब पूछ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा 5 मिनट में किसने कितना देखा है और कितना नहीं। आ जाओ, आगे बात करते हैं हम। चलो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख लिया क्या तुमने? कैसे करते हैं? के ई इंटू वेट, के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी। यहां तक पहुंच गए हो? देखा है सबने इतना? आखिरी तक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आखिरी तक नहीं पहुंचे हो? अच्छा चलो, अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं तुमको, मैं बता देता हूं ताकि बनने लगे तुमसे। देखो आओ, बाकी पढ़ाई कैसी चल रही बच्चों? हाँ, कितने घंटे सो रहे हो आजकल? ईमानदारी बताओ, कौन कौन कितने घंटे घंटे सो रहा है? 5, 3, गुड, 5, हाँ, 7, 6, हाँ हाँ, कितने घंटे? 3 घंटे? हाँ भाई, 8। देखो, पहली चीज, 6 घंटे से कम कोई मत सोना। जो भी 6 घंटे से कम सो रहा है वो भी गलत कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? और जो मैक्स 7 आवर्स, मतलब 7 आवर्स तुम्हारे लिए मैक्स होगा। जो 7 घंटे ज्यादा सो रहा है, 6 की जगह 7 सो सकते हो, 8 भी ज्यादा ही हो जाएगा। मैक्सिमम 7 आवर्स, 8 फिर भी चला सकता है आदमी, लेकिन 8 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे हिसाब से तो 8 भी ज्यादा है, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं। तो 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स की नींद सफिशिएंट है, ठीक है क्या? और अभी से हैबिट बना के चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात और, कि जबरदस्ती 3 घंटे 4 घंटे सोने वाले नुकसान में, मैं पहले बता दूं क्या होगा बेटा। ये अभी कल एग्जाम थोड़ी है, कब तक एग्जाम? पूरे नवंबर तक आपको पढ़ाई करनी है। अभी क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। 15 दिन नहीं सोगे, 3-3, 4-4 घंटे सोगे, फिर 2 दिन ऐसे बीमार पड़ोगे कि पूरे 2 दिन का ऑफ हो जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा तुमने उनके 15 दिनों में निकाला, उससे ज्यादा तुम्हारा वो 3 दिन में चला जाएगा। आधी बात सर में, तो एटलीस्ट 5 आवर्स की नींद लो, 5 आवर्स मिनिमम, 5 to 6 आवर्स की नींद लो। 7 आवर्स ज्यादा ही हो जाते हैं, इतने आपके लिए सफिशियंट है। क्लियर है क्या? सारे सब्जेक्ट बैलेंस चल रहे हैं तुम लोग के? जिगल छोड़ के? क्यों जिगल छोड़ के? उसकी बुक्स अभी आई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रखना बेटा कि तुमको एक्स्ट्रा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सबको आखिरी के 2 महीने याद रहते हैं कि भैया हमने नवंबर दिसंबर में बहुत मेहनत की थी और हमारा क्लियर नहीं हुआ।
पर सच्चाई ये है कि रिजल्ट 2 महीने की पढ़ाई का होता ही नहीं है, रिजल्ट तो 6 महीने की पढ़ाई का होता है। तो जिसने वाकई में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीनों में जो मेहनत करेगा उनको रिजल्ट मिलेगा, ना कि उनको जो दिसंबर 25 को अगर 21 को एग्जाम है तो नवंबर मिड से शुरू करेगा और तब रिजल्ट मिलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आ रही बात समझ में सबको? चलो आइए, हमने कल एनआई अप्रोच पढ़ा था, याद है आपको? जल्दी जल्दी आ जाओ। हमने कल क्या पढ़ा था? एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच क्या बोल रहा था मुझे बताओ? कि भैया उसने कुछ अजम्पशंस लगाए थे। अजम्पशंस क्या बोले थे? के डी इज ऑलवेज लेस देन के ई, के डी इज ऑलवेज लेस देन के ई। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर हम डेट की तरफ मूव होते हैं, अगर हम किसकी तरफ मूव होते हैं? डेट की तरफ, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कम होती है। हम जैसे जैसे डेट की तरफ मूव होते हैं हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कम होती है। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? ज्यादा। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? ज्यादा। आपको याद है इतना? हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली थी। क्या निकाली थी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकाली थी वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे बताओ? ये ई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये कैसे निकाल रहे थे याद है क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या बात समझ में आ रही है? इसको डिवाइड कर रहे थे किससे बेटा? केई से। इसको किससे डिवाइड कर रहे थे? केई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो क्या जा रही थी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या जा रही थी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। और जब इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ रहे थे, क्या जोड़ रहे थे? वैल्यू ऑफ डेट। तो क्या आ रही थी? वैल्यू ऑफ फर्म। क्या आ रही थी? वैल्यू ऑफ फर्म। किसी को कोई ध्यान है? कुछ बात बोलो हाँ। अब इनका ये कहना था कि अगर आप ज्यादा डेट लगाते हो, अगर ज्यादा डेट लगाते हो तो केओ क्या होता है? कम। केओ क्या होता है? कम। यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कम। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? ज्यादा। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? ज्यादा। तो एज वी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट, एज वी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ चीपर डेट, हम जैसे जैसे चीपर डेट को बढ़ाते जाते हैं तो ओवरऑल केओ फॉल्स, ओवरऑल केओ फॉल्स एंड वैल्यू ऑफ द फर्म राइजेस। केओ क्या हो जाता है? कम। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाता है? ज्यादा। कितनों को यहाँ तक समझ में आ गया था? हाथ उठाओ। ये कौन बोलता था? एनआई अप्रोच। कौन बोलता था? एनआई अप्रोच। अब मैं तुमको एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज जल्दी जल्दी उन वीडियोस को ईमानदारी से देख के खत्म करो। क्या बात समझ में आ रही है? संडे तक बोला है तो वही, अगर पहले कर सकते हो, जैसे कल अगर टाइम मिला एक्स्ट्रा तो कर लो, मतलब जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है। बोलने का मतलब ये है, हाँ क्लासेस और अच्छे से समझ में आएंगी तुमको, बस यही मतलब है मेरा। ठीक है क्या? आओ ध्यान से देखना। एक कंपनी के पास डेट है, क्या है? एक सेकेंड ना, चलो क्या बेटा? टैक्स रेट दिया है तो टैक्स रेट लगाओ फिर। ईबीआईटी दिया है तुमको, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे, ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करो, पीएटी आएगा, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द ए के ही करोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। जल्दी करो नहीं तो मैं कराऊंगा। क्या? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। हाँ 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 हाँ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी, वही फॉर्मेट में चलो।
हाँ मैं कर दूं, कैसे करना है? वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीन चीज निकालनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो, या तो फिर वो केओ करके वैसे भी निकाल लो। केओ कैसे बताया, कैसे निकालना है आपको? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्यों? चलो ईबीआईटी कितना दिया है? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए बेटा, इजी था। ईबीआईटी कितना दिया है? 1.5 लाख। ईबीआईटी कितना दिया है? सॉरी, हाँ ईबीआईटी कितना दिया है आपको? 3,50,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट? 7.2%। किसका? 10 लाख का। 10 लाख है ना, 1 लाख का 7.2% कितना आ जाएगा? 7,200। तो 3.5 लाख माइनस 7,200 क्या आ जाएगा? ईबीटी 3,42,800। इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे, कितना टैक्स है बताओ? 10%। सीधे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 30। ये माइनस करने के बाद आया 30,08,520। ये क्या? 3,08,520। ये क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब क्या इसमें पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे ना बेटा, डिवाइडेड बाय 10%, कितना आ जाएगा? 3085, यानी कितना हो गया? 30,85,200। इसमें क्या जोड़ दूंगा? वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 1 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? 31,85,200। देखिए अब साथ में बोला है के ही निकालो, क्यों निकालो? क्या निकालो? क्यों। तो अपन दोनों तरीके से क्यों निकालेंगे। एक बार क्या निकालेंगे? ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी बताओ मेरे को, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है ये बताओ? 31,85,200 इंटू 100, 10.98% मतलब 11% अप्रोक्सीमेटली। हाँ एक बार डब्ल्यूएसीसी करके निकालो, एक बार डब्ल्यूएसीसी करके निकालो, चाहता हूं जान मुश्किल निकालो। इसमें से क्यों 3,50,000? ये वाला से इतना आ रहा है 11% बोलो। हाँ 3,50,000 डिवाइडेड बाय 31,85,200 इंटू 100, ठीक है क्या? 10.98 11%। दूसरा अपना कितनी कितनी इक्विटी और कितनी कितनी डेट आई है फटाफट बोलो? 30,85,200। ये क्या है? इक्विटी। और 1 लाख क्या है? डेट। और टोटल कितना है? 31,85,200। वेट निकाल लो फटाक से, कितना कितना आएगा बताओ? 30,85,200 डिवाइडेड बाय 31,85,200 इंटू 100। राउंड ऑफ में की तो चलो एक काम करते 97% ले लें। ये समझ में आया? अबे हाँ ना बोलो बे। दूसरा कितना आ रहा है? 1 लाख डिवाइड बाय 31,85,200। मुझे फिगर्स बताते जाऊंगा साथ में। नाइन्टी 6.8 आ रहा था क्या? चलो ठीक है, यहाँ पे 3% ले रहा हूं, ठीक है क्या? राउंड ऑफ किया है मैंने, क्लियर है क्या? आ जाओ अगला क्या है तुम्हारा? वेट कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दी थी? 7.2। 10% के ही था ना। आया समझ में? सॉल्व कर लो। 10 का 97% प्लस 3 का 7.2%, 9.7 प्लस 0. जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा?
समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, मैच नहीं करेंगे ना, दो अलग अलग मेथोडोलॉजी है। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने थोड़ी बोला दोनों से मैच ही करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग चीज है और ये लोग जो थीम बता रहे हैं वो अलग चीज है। क्या बात समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि पिछले चैप्टर का तुमको थोड़ा टच मिल जाए। क्या बात समझ में आ रही है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ या ना फटाफट बोलो। ये पढ़े बिना सीधे वो करा देता, फिर वहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते तो कंफ्यूज होते, इसीलिए ये कराया। समझ गए? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। इलस्ट्रेशन 3 आ जाओ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एलिट लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, तो सिर्फ डॉलर को डॉलर रहने दो, तुम सिर्फ फिगर्स लो। अज्यूम दैट, उसको रुपए में कन्वर्ट थोड़ी करोगी। अज्यूम दैट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीजेस फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख। क्या हो गया? डेट बढ़ गया 3 लाख से 4 लाख का। एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी? अब ये तो इन्होंने कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में। अच्छा ये नीचे क्वेश्चन ही है, सॉरी। ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। डेट पोर्शन कितना है? 3 लाख। 30 लाख की 3 लाख। एक तो इन लोग कॉमा क्यों नहीं लगाते हैं, कब सीखेंगे? ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 14%। आपको क्या निकालने बोला उसने? एक बार 3 लाख है और एक बार 4 लाख है, दोनों बार वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो। सॉरी, एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसी से निकालो। डेट कितना दिया तुमको? 3 लाख। डेट कितना दिया तुमको? 3 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? उससे तुम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो, फिर 3 लाख की जगह कितना कर दो? 4 लाख, और फिर वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, और देखेंगे कितना, हाँ 2 आंसर आएंगे, और फिर देखेंगे कितना बड़ा या कितना कम हुआ। जल्दी करो।
हाँ भाई, कौन सा कर रहे हो? थर्ड वाला इतनी देर में नहीं कर पाए तुम लोग? ईबीआईटी कितना दिया है? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे? 30,000। ये कितना आ जाएगा? 70,000। ईबीटी, इसमें तो टैक्स है ही नहीं ना, तो डिवाइडेड बाय कितना परसेंट? 14%। क्या आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी? 5 लाख वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस 3 लाख वैल्यू ऑफ डेट, तो कितना हो गया? 8 लाख। बात समझ में आ रही है? अच्छा, केओ निकालने बोलूं तो क्या करोगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, कितना आएगा बताओ? हाँ, अब इसको एक बार 4 लाख के लिए करो, क्या होगा? 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 14%, कितना आ रहा है? 4,28,570। चलो 570 ले लेते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? 4,28,570, और इसमें क्या जोड़ लेंगे अपन? 4 लाख, तो कितना आ जाएगा? पहले कितना आया था? हाँ, पहले वाले केस में कितना आया था अपना? 8 लाख। और अब कितना आया? 8,28,570। अच्छा, केओ निकालो, कितना आया? 12.06। इससे क्या समझ में आया? एनआई अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम अगर हम क्या करते हैं? डेट को बढ़ाते हैं, चीपर डेट को बढ़ाते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हैंस प्रूफ, देख रहे हो? 8 लाख से कितना हो गया? 8,28,000। तो अगर हम डेट को बढ़ाते हैं, अगर हम चीपर डेट को बढ़ाते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि केओ फॉल होता है। क्योंकि केओ क्या होता है? फॉल। केओ कितना हो गया? 12.5 से 12.06। क्या बात समझ में आ रही है? 12.5 से 12%, ये 12.06%। तो एज वी इंक्रीज द डेट केओ फॉल्स, एज वी इंक्रीज द डेट केओ फॉल्स एंड वैल्यू ऑफ द फर्म राइजेस। जो थ्योरी पढ़ी थी वो प्रैक्टिकल से मैच करी। हाँ या ना, फटाफट बोलो। कौन सा? कितना? इंटू 100। हो गया थर्ड वाला भी। चलो, अब हमको अगली अप्रोच करनी है, एनओआई अप्रोच। कौन सी अप्रोच करनी है? एनओआई। मैं 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, एक बार एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच में जो आपने पढ़ा और ऊपर जो ग्राफ था उसमें एक बार नजर मारो, ताकि एनओआई अप्रोच की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास अच्छी आ पाए। जल्दी करो इतना। हाँ, ये ग्राफ वो जो भी है। और बेटा, ये जितने लोग भी मॉड्यूल लेके बैठे हैं ना, सब लोग हाइलाइटर लेके बैठे और हाइलाइटर चलाते जाएं। सही बता रहा हूँ बेटा। ऐसा एग्जाम के टाइम पे किताब उठाओगे, बिल्कुल नई नई सी किताब लगेगी कि लगेगा ओ अभी खरीद के आए हैं, कोई फायदा नहीं आएगा, खुशबू आएगी बिल्कुल प्रिंटिंग पेपर की, है ना? तो इसलिए प्लीज अंडरलाइन करते चलो, जितनी मार्किंग कर सकते हो मार्किंग करते चलो।
हाँ भाई बोलो, पढ़ लिया इतना आपने? अरे इतनी देर क्या लगानी, बस मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ो। एनआई अप्रोच क्या बोलता था कि पहले अजम्पशन क्या था कि अगर हम डेट की तरफ जाते हैं तो इक्विटी को फर्क नहीं पड़ता, तो ओवरऑल सस्ता डेट लेते हैं तो केओ क्या होता जाता है, फॉल। केओ फॉल होता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है, राइस। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है, राइस। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ये वाली अप्रोच ये बोल रही है जितना डेट लो उतना अच्छा है, जितना डेट लो उतना अच्छा है, जितना डेट लोगे वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इनका एक अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था, एक तो टैक्स नहीं है, दूसरा अजम्पशन क्या था कि अगर आप डेट की तरफ मूव करते हो, अगर आप डेट की तरफ मूव करते हो तो इक्विटी को फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने पढ़ाते समय बताया था, बताओ क्या रियल वर्ल्ड में अगर आप डेट की तरफ मूव करते हो तो इक्विटी को फर्क पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप डेट बढ़ाते जा रहे हो तो इक्विटी का रिस्क बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक फर्म में जिसमें मेरी इक्विटी है वो डेट लेती जा रही है, तो डेट बढ़ता जा रहा है तो इक्विटी का रिस्क क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मेरा रिस्क बढ़ रहा है तो मैं ज्यादा रिटर्न चाहूंगा, नहीं तो मैं कंपनी का शेयर बेच दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली अगर आप डेट को बढ़ाते हो, अगर आप डेट को बढ़ाते हो तो केई क्या होता है, राइस। केई क्या होता है, राइस। दूसरे वाले ने एनओआई अप्रोच ने यही बोला कि अगर आप, जैसे ये केडी है, ये क्या है, केडी। अगर आप डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाते हो, अगर आप डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाते हो, आप जैसे जैसे डेट की तरफ जाते हो ना तो पता क्या होता है, केई क्या हो जाता है, राइस। केई क्या होता है, राइस। सुन लो मेरी बात, अगर आप डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाते हो तो केई क्या हो जाता है, राइस। और क्योंकि डेट सस्ता है, आप सस्ता डेट ले रहे हो, लेकिन जितना बचा हुआ इक्विटी आपके पास है वो क्या होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। तो जितना फायदा सस्ते डेट का हो रहा है, जितना फायदा सस्ते डेट का हो रहा है, उतना ही नुकसान किससे हो जा रहा है, इक्विटी के बढ़ने से। तो अल्टीमेटली केओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और केओ क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। नहीं आई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, यहां देखो, पहले पिछले वाले को ध्यान से समझो। ये था डेट, ये था इक्विटी, ये था डेट, ये था इक्विटी। डेट सस्ता था, इक्विटी महंगा था। मैं सस्ते डेट की तरफ जा रहा था तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जा रही थी, कम। ये पिछले वाले ने बोला। इसने क्या बोला, ये डेट, ये इक्विटी। डेट सस्ता, इक्विटी महंगा, सही बात है। लेकिन आप जैसे ही सस्ते डेट की तरफ जा रहे हो, जितना फायदा सस्ते डेट के जाने से हो रहा है उतना इक्विटी का रिस्क क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और क्योंकि इक्विटी का रिस्क बढ़ जा रहा है तो वो अपनी केई क्या कर दे रहा है, बढ़ा ले रहा है। तो जितना बेनिफिट मेरे को डेट के सस्ते होने से हुआ उतना वो बेनिफिट सेट ऑफ हो गया। वो बेनिफिट क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। कहीं सेट ऑफ हो गया, केई के बढ़ने वाले नुकसान से। क्या बात समझ में आ रही है? तो जितना फायदा मुझे सस्ते डेट से हुआ उतना नुकसान मुझे केई के बढ़ने से हो गया। और ओवरऑल केओ क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। ओवरऑल केओ क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। नहीं आ रही बात समझ में? तो इनका ये कहना है कि डेट लो या इक्विटी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डेट लोगे तो इक्विटी अल्लाह मचाने लग जाएगा और ओवरऑल इक्विटी क्या हो जाएगा, राइस। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या वैल्यू ऑफ दी फर्म में कोई फर्क आने वाला नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ दी फर्म में कोई फर्क आने वाला नहीं है। पहले वाले ने क्या बोला था, फर्क आता है। आप डेट की तरफ जाओगे, डेट ही डेट लो, डेट ही डेट लो। जितना डेट लोगे उतना अच्छा, जितना डेट लोगे उतना अच्छा, क्योंकि डेट लोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। इनने बोला, अब दूसरे ने क्या बोला, कुछ भी समझाते हो यार। अगर डेट की तरफ लोगे तो डेट तो सस्ता है लेकिन इक्विटी अल्लाह मचाएगा और केई क्या हो जाएगा, राइस। केई क्या हो जाएगा, राइस। और केई के राइस होने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाली है, सेम। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाली है, सेम। ये तुम एनओआई का डायग्राम देखो पहले। ठीक है, देखा? आइए एक एक करके पहले assumptions पढ़ते हैं एनओआई अप्रोच के, पूरा पढ़ते हैं। इज ऑपोजिट टू एनआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो वहां क्या पढ़ा हमने एनआई अप्रोच में कि वैल्यू ऑफ द फर्म किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट पे। किस पे, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट पे। इक्विटी अपनी अर्निंग देता है, डेट अपनी अर्निंग देखता है। इनने बोला कि ऐसा नहीं है, इक्विटी अपनी अर्निंग नहीं देखता है, इक्विटी कंपनी की अर्निंग देखता है। किसकी अर्निंग देखता है, कंपनी। अगर कंपनी कमा रही है, कौन कमा रही है,
भले उसको डिविडेंड मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, अगर कंपनी क्या कर रही है, कमा रही है, तो वो इंटरेस्टेड रहेगा कंपनी में, क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में उसको फायदा होने वाला है। तो उसको मतलब किससे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी से। किससे मतलब होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी से। ठीक है क्या, द फाइनेंसिंग मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट, ये मेन लाइन है, द फाइनेंसिंग मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर इज irrelevant and does not affect the market value of the firm। एनओआई ने क्या बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर से मार्केट वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, जबकि एनआई अप्रोच ने क्या बोला था, कैपिटल स्ट्रक्चर से मार्केट वैल्यू में फर्क पड़ता है। ये एनआई अप्रोच की जस्ट अपोजिट अप्रोच आई, जिसका नाम था एनओआई अप्रोच। क्या, एनओआई अप्रोच, नाम में ही फर्क है। पहला क्या था, नेट इनकम, नेट इनकम, वो सारे खर्चे माइनस के बाद नेट इनकम देख रहे थे, हमारे हाथ में क्या, और ये क्या देख रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी हमको क्या मिला, तुमको क्या मिला, उससे लेना देना नहीं है, बिजनेस ने कितना कमाया उससे लेना देना है। बात समझ में आ रही है, अगर बिजनेस कमा रहा है तो डेट भी पनपेगा और इक्विटी भी पनपेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़िया आएगी। तो ये मत सोचो कि कितना डेट और कितना इक्विटी, बस ये देखो कि कंपनी कितना कमा रही है। ये किसने कहा, एनओआई। पहले ने क्या बोला था, डेटी डेट, डेटी डेट, डेट जितना डेट लोगे उतना अच्छा। इसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैल्यू ऑफ दी फर्म से फर्क पड़ता ही नहीं है, जो लेना है लो, सिर्फ प्रॉफिट कमाने में ध्यान दो। हाँ या ना फटाफट बोलो। मजे की बात क्या है, जब एनआई पढ़ रहे थे तो कौन सही लग रहा था, एनआई। अब एनओआई बताओ, अब कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, एनआई या एनओआई, ज्यादा रियलिस्टिक बात कौन कर रहा है, एनओआई। अभी दो थ्योरी और पढ़ेंगे वो भी सही लगेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं। पाजी कहाँ है आज, अब फिर पाजी आएगा बोलेगा भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, हवाई जहाज हो रहा है। नहीं नहीं अभी रहने दो, अभी अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा। द इन्वेस्टर सीज द फर्म एज ए होल, रिकॉर्डिंग ऑन है, थैंक गॉड। द इन्वेस्टर सीज द फर्म एज ए होल, देखो वही जो मैंने बताया वही बातें लिखी हुई है, इन्वेस्टर सीज द फर्म एज ए होल एंड दस कैपिटलाइज द टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल। इन्वेस्टर पूरी फर्म की अर्निंग देखता है, इक्विटी या डेट की डिफरेंस नहीं देखता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिस्क एंड डिस्कस द अज्यूम टू बी अनचेंज, मतलब बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, डेट और इक्विटी पे डिपेंड नहीं करता है। द केडी इज टेकन एज कांस्टेंट, केडी क्या है, कांस्टेंट, ये मेन पॉइंट है। द यूज ऑफ मोर एंड मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर increases the risk of the shareholder and thus the result increase in the cost of equity. The increase in K is such to completely offset the benefits of employing debt. There is no taxes. ये पूरा डायग्राम, इतना पूरा आप एक बार कर लो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू पढ़ाऊंगा। इतना पूरा बहुत ध्यान से रीड करो, जल्दी करो।
डन हो गया। चलो आओ एक बार आप अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगी चीज क्या है। हाँ हाँ, तो वो कैसे बताया ना, ये देखो ये क्या है, केडी, केडी कांस्टेंट है, एक सेकंड रुकना ना, ये केडी कांस्टेंट है, ऐसे ग्राफ ऐसे देखा जाता है, जीरो लेवल पे केओ जीरो था फॉर एग्जांपल, ठीक है क्या, थोड़ा नीचे बनाता हूं, जीरो लेवल पे केओ ये था और केई ये था, हमने जैसे ही बढ़ाया, अगर एग्जैक्टली बताऊं, यहां पे अगर हमने डेट को क्या किया, बढ़ाया, तो केडी सेम रहा और केई क्या हो गया, बढ़ गया, जिस कारण से केओ क्या रह गया, सेम। फिर मैंने डेट को बढ़ाया तो मेरा डेट क्या रहा, सेम, और मेरा केई क्या हो गया, बढ़ गया, तो मेरा केओ क्या रहा, कांस्टेंट। फिर मैंने डेट को बढ़ाया तो मेरा केडी क्या रहा, सेम, और मेरी केई क्या हो गया, और बढ़ गया, तो मेरा केओ क्या हो गया, कांस्टेंट, और बढ़ाया तो केडी सेम, केई और बढ़ गया तो केओ कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है, ये केडी है, आप जैसे जैसे डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हो, केडी कांस्टेंट रह रहा है, केओ क्या हो रहा है, ए केई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिस कारण से केओ क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। तो ये है के डी के, ये केडी के वाई एक्सिस में लिया है, यहां लिया है प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, क्या लिया है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाते जा रहे हो तो केई क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई के बाद समझ में, हाँ या ना बोलो, पक्का। चलो आओ, अच्छा पहले अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था इसमें, ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन क्या किया, सबसे पहला इलस्ट्रेशन, उसके पहले नहीं नहीं इलस्ट्रेशन नहीं, ये वाला किया था कि अपन ने, ये सिनेरियो, ये सिनेरियो भी इलस्ट्रेशन नहीं था, ये था सिनेरियो ए सिनेरियो बी, अनलिवर्ड फॉर्म और लिवर्ड फॉर्म जिसमें बताया था, याद है क्या, इसमें क्या था, एक फॉर्म के पास सिर्फ क्या थी, 2 लाख की सिर्फ इक्विटी थी और 1 लाख का क्या था, डेट, पुराना वाला रिवाइज करा रहा हूं अभी, क्या बात समझ में आ रही है। फिर टोटल कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, ठीक है, केई दोनों का 12 था, केडी दोनों का 8 था, लेकिन इसके पास डेट था ही नहीं, इसके पास डेट और इक्विटी दोनों था, याद है क्या, दोनों का ईबीआईटी लिया था कितना, 50, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया था तो क्या आ गया था, ईबीटी, क्या आ गया था, ईबीटी, इसको केई से डिवाइड किया था, जितना दिया हुआ था हमको 12, तो 3 50 और 4 16, 3 50 और 4 16, इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दिया तो कितना आ गया था, 4 50 और 4 16। अल्टीमेटली हमने प्रूफ क्या किया था, अल्टीमेटली हमने प्रूफ क्या किया था कि जिसके पास क्या है डेट, उसकी वैल्यू क्या आई है, ज्यादा। हो मेरे साथ, यहाँ पे कैपिटलाइज किसको किया था हमने, पहले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी निकाला था और उसको डिवाइडेड बाय केई किया था, तब जाके वैल्यू ऑफ दी फर्म आई थी, उसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ी थी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आई थी, फिर उसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ी थी तो क्या आ गई थी, वैल्यू ऑफ फर्म। हो इतना मेरे साथ, ये तुमने वैल्यू ऑफ दी फर्म ऐसे निकाली थी। अच्छा सेम इसमें अपन ने उस समय वो नहीं निकाला था, क्यों निकालते, तो कैसे निकालते, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, 50,000 डिवाइडेड बाय 4 16 और 50,000 डिवाइड बाय 4 50, अगर देखोगे तो कितना कितना आया इनका, 11.10, और दूसरे के पास तो सिर्फ डेट है तो 12, एक का कितना आया है 12, यानी इसका कितना आया है 12 और इसका कितना है 11.1, तो मतलब हम डेट की तरफ मूव किए तो हमारा केओ भी क्या हुआ, फॉल, हम डेट की तरफ मूव किए तो हमारा केओ भी क्या हुआ, फॉल। ये मैं अचानक से वो फिर से क्यों पढ़ने लगा, अब सेम क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, एनओआई अप्रोच से, सेम क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे, एनओआई अप्रोच से। आओ एनओआई अप्रोच देखें, देखो इक्विटी कितनी है 2 लाख, डेट कितना है 0, टोटल कैपिटल 2 लाख, यहाँ इक्विटी 1 लाख और टोटल कैपिटल कितना है 2 लाख, केडी दोनों का 8, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 50,000, बात समझ में आ रही है। अच्छा वहां पे अपन ने केई कितना लिया था, हाँ इक्विटी का 12 था और डेट का 8 था, ठीक है क्या। अब
अब इसमें बोला है, इसने क्या बोला है, नो डेट एंड इक्वल लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी 1 लाख, लेट अज्यूम दैट द कंपनी फाइंड्स आउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड केडी इज 8%। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, केई की जगह हमको क्या दिया है, केओ, केई की जगह हमको क्या दिया है, केओ। ओए सुन रहे हो, केई की जगह क्या दिया है, केओ, और केओ कितना दिया है, 10%। एनओआई अप्रोच क्या बोलता है, उसको इक्विटी की अर्निंग से लेना देना नहीं है, उसको किससे लेना देना है, ईबीआईटी से। किससे, ईबीआईटी से, ना इक्विटी से मतलब है, डेट से फर्म कितना कमा रही है उससे मतलब है। तो दोनों का ईबीआईटी कितना दिया तुमको, 50,000 50,000। सुन रहे हो, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, यानी 50,000 डिवाइड बाय 10%, 50,000 डिवाइड बाय 10%, दोनों को क्या आ गया, सेम, 5 लाख 5 लाख। नहीं आया कि आया, पक्का मैं भी लिखवाऊंगा इसके बाद, मैं टेंशन लेना। तो ये कितना आ गया, 5 लाख 5 लाख। अच्छा, लेकिन इसके पास सिर्फ डेट है, इसको सिर्फ इक्विटी और इसको इक्विटी और डेट दोनों है। तो अगर आगे देखोगे तो क्या किया इनने, इनको इंटरेस्ट देना पड़ा है, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, 1 लाख, 5 लाख वैल्यू ऑफ दी फर्म है, 5 लाख क्या है, वैल्यू ऑफ दी फर्म। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है जिसमें से 1 लाख, तो वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, 1 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, 4 लाख। और यहां पे वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या रहेगी, सेम 5 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या किया, फिर से बोलूं, ये देखो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इसमें से जब वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वहां पे देखो हमने उल्टा किया था, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली थी, उसमें डेट जोड़ के क्या निकाला था, फर्म, और यहां वैल्यू ऑफ फर्म निकाला है, उसमें से डेट घटा के क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या बात समझ में आ रही है। यहां पे अगर तुम्हारे पास दोनों का ईबीआईटी कितना है, 50,000 50,000, दोनों का केओ कितना है, 10% 10%, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा, 5 लाख 5 लाख। हो क्या मेरे पास, इसके पास डेट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, 5 लाख। इसके पास 1 लाख का डेट है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, 4 लाख। बोलने का मतलब है दोनों की फर्म की वैल्यू कितनी है, 5 लाख और 5 लाख, लेकिन इसके पूरी इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और इसकी कितनी है, 4 लाख और 1 लाख। बोलो हाँ या नहीं। तो अल्टीमेटली इक्विटी को फायदा किस, अगर एनओआई अप्रोच के आप सोचें तो इक्विटी को किसमें फायदा है, इक्विटी को किसमें फायदा है, ए में, क्योंकि उसकी पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 लाख और 1 लाख। किसकी, हाँ इसकी कितनी, किसकी कैपिटल कितनी लगी थी यहां पे, और इसकी कितनी लगी थी, 1 लाख। हाँ, तो फिर अपन उसको कंपेयर करेंगे आगे चल के पर शेयर के हिसाब से। यहां तक समझ में आया वैल्यू ऑफ द फर्म। एक बार देखो इन्होंने आगे क्या बोला है, there are 2 points to be noted. As the cost of total capital and debt is constant, the cost of equity go up down with the increasing or decreasing leverage. That is the amount of debt in the capital structure. जितना debt of capital structure में होगा उतना KE KD में फर्क पड़ता रहेगा. This means as we increase the level of debt in the company, the value of the firm doesn't change and the company does not benefit by taking any debt. कंपनी को डेट लेने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रह रही है, सेम. दिस वुड मीन दैट कंपनी वुड लाइक टू एम्प्लॉय एज मच इक्विटी एज पॉसिबल. ये बोलने की कोशिश कर रहा था मैं. सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से. बोलूं, पहले केस में क्या पड़ा, एनआई में, अगर आप डेट को बढ़ाते हो, अगर आप डेट को बढ़ाते हो तो वैल्यू ऑफ दी, एक तो आपकी केओ क्या होती है, कम होती है. केओ क्या होती है, कम होती है. वैल्यू ऑफ दी फर्म क्या होती है, राइज. इसलिए डेट ही डेट लो. एनओआई में क्या बोला, अगर आप डेट को बढ़ाते भी हो तो आपका उल्टा केई क्या हो जाता है, बढ़ता है. वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई बेनिफिट नहीं मिलता. दोनों में वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ रही है, सेम. अब तुम बताओ, जब दोनों में वैल्यू ऑफ फर्म सेम आ रही है तो डेट तो एक रिस्क है ना, क्योंकि इंटरेस्ट देना कंपलसरी है. बात समझ में आ रही है. तो उसने क्या बोला, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम आ रही है तो काय को डेट का रिस्क उठाना है. डेट का रिस्क उठाने का कोई बेनिफिट नहीं है. तुम सिर्फ क्या लो, इक्विटी ही इक्विटी लो. क्या बात समझ में आ रही है. अब तुम समझो ना, तुम एक कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, एक कंपनी के पास डेट है और दूसरी कंपनी के पास डेट नहीं है, ठीक है क्या, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम. तो तुम ऑब्वियसली बात है किस पे जाओगे, इक्विटी को. तो बिना डेट वाले में इक्विटी को फायदा है. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, हाँ या ना बोलो. तो पहले वाले ने क्या बोला, अगर आप डेट लोगे तो फायदा है. दूसरे ने क्या बोला, आप इक्विटी लोगे तो फायदा है. क्योंकि अल्टीमेटली उसने बोला कि नेट इनकम देखेंगे और इसमें हम क्या बोला, हम ईबीआईटी देखेंगे. आया कि नहीं आया, लिखो एक बार. एनआई अप्रोच और एनआई अप्रोच की कुछ बातें.
इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखना अच्छे से। दोनों को मैं कंपेयर, मतलब कुछ कुछ एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच लिख दो, की पॉइंट्स जो तुमको क्वेश्चन करते समय याद रखने हैं बस, ठीक है। अंडर एनआई अप्रोच, अंडर एनआई अप्रोच ठीक है, डैश कर दो, एनआई अप्रोच के अंदर के पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी, फर्स्ट वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो कि कैसे आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के, लिख दो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के। स्टेप 1 था। नंबर 2 इक्विटी डिवाइडेड बाय के, ठीक है। देन वी ऐड वैल्यू ऑफ डेट, then we add value of debt, then we add value of debt to value of equity, to value of equity to calculate value of firm, to calculate value of firm, वैल्यू ऑफ, है ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, लिख दो चाहो तो फॉर्मूले वाइज में, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, लिख दिया। और लिख दो KO इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे अपन कर रहे थे अभी तक ना। हाँ, लिख लिया, ठीक है। अब लिखो, अब एनआई लिख रहे थे ना, इसका कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन ऑफ एनआई अप्रोच, सिर्फ कंक्लूजन लिख दोगे तो भी समझ जाओगे, एनआई हेडिंग डली हुई है। कंक्लूजन क्या होगा, as we increase proportion of debt, as we increase proportion of debt, as we increase proportion of debt in capital structure, in capital structure, KO
KO falls and value of firm rises. ये पूरा एनआई अप्रोच लिख लिया अपन ने ना, हेडिंग डाल देना साइड हेडिंग एनआई अप्रोच, ठीक है। अब एनओआई अप्रोच लिखो फटाफट, एनओआई अप्रोच, ठीक है। एनओआई अप्रोच को कैसे लिखूं? वैल्यू ऑफ फर्म, पॉइंट नंबर 1 लिखना, वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ब्रैकेट में ईबीआईटी, ईबीआईटी, ब्रैकेट में ईबीआईटी। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ फर्म को वीएफ लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन केओ, ईबीआईटी अपॉन केओ, समझ गए? पॉइंट नंबर 2, from value of firm, from value of firm we deduct या subtract value of debt, we subtract value of debt to find value of equity। दोनों में फर्क समझ में आया? वहां पे हम पहले क्या निकाल रहे थे? इक्विटी, फिर डेट जोड़ के उसमें फर्म निकाल रहे थे। यहां पहले क्या निकाल रहे हैं? फर्म, डेट घटा के क्या निकाल रहे हैं? इक्विटी। वहां इक्विटी से फर्म आ रहा था, यहां फर्म से क्या आ रहा है? इक्विटी। प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए क्या बात समझ में आई? यहां तक लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है तुमको? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी क्या लिखा? अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, कंक्लूजन, value of firm does not depend on capital structure, value of firm does not depend on capital structure, due to which value of firm is same, due to which value of firm is same in levered and unlevered firm, value of firm is same in levered and unlevered firm। नहीं समझे? levered और unlevered firm में वैल्यू क्या है? यहां तक कोई डाउट है क्या? वैल्यू ऑफ फर्म इज सेम इन levered एंड unlevered firm। उसके आगे बोला गया है hence firm will prefer more of equity, hence firm will prefer more of equity। समझ गए? और पिछले वाले में लिखना firm will prefer more of debt, एनआई में, एनआई में क्या बोला था? डेट लो तो अच्छा, और यहां पे क्या बोला? डेट लो तो अच्छा या इक्विटी लो तो अच्छा। एक बोलता है एनआई बोलता है डेट, इक्विटी। ठीक है, चलो आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।